आपने कहा है कि अगर आपको जिंदगी में संगीत का सफर दोबारा शुरू करना पड़े तो आप शास्त्रीय संगीत बहुत गहराई से सीखना चाहेंगी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है, कुछ अफसोस लगता है कि शुरुआत में आपको शास्त्रीय संगीत सीखने का मौका नहीं मिला? नहीं, मुझे मौका तो मिला, क्योंकि मैं बचपन से सीखती आई हूँ। मेरे पिताजी से सीखा, फिर अमान अली खां साहब से, अमानत खां से। पर जब मैंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की तो आप जानते हैं कि इतना रिकॉर्डिंग सुबह से शाम तक होती थी कि मुझे वक्त नहीं मिलता था जी रियाज करने का। नहीं, मगर जब आप काफी छोटी थी तो आपके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी गुजर गए और आपको खुद ही सारा कुछ सीखना पड़ा, अपने आप को, अब पढ़ाई, संगीत, काफी कुछ। जब आप मुड़ के पीछे देखती हैं तो कौन सी ऐसी संगीत में ध्वनि है, या आवाज है जो आपके दिल में, या दिमाग में गूंजती है, या बैठी हुई है? बड़े गुलाम अली साहब, अमान अली खां साहब, आपके वालिद साहब। जी हाँ। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूँगी मेरे वालिद साहब की आवाज़, उन्होंने जो सिखाया वो हमेशा ही मुझे याद रहता है। और उसके बाद अगर आप, मेरे गुरुजनों का तो है ही, पर अगर फिल्म के हिसाब से आप सोचेंगे तो मुझे सहगल साहब हमेशा ही याद हैं। उनका गाना, मुझे उनका गाना बहुत पसंद था। फिल्मों में गाना शुरू करने के बाद मैंने कुछ नूरजहां को भी बहुत सुना। जी। तो मैं हमेशा एक शिष्य बन के ही रही हूँ, जिससे जो मिले मैं सबको गुरु ही मानती हूँ। किससे कब क्या मिल जाए पता नहीं होता है। जी, काफी साल पहले आपने ऑल इंडिया रेडियो को एक इंटरव्यू दी थी जिसमें आपने, मेरा ख्याल आपसे पूछा गया नूरजहां जी के बारे में, तो आपने कहा कि उनके गले में तो खुदा बसता है। आपका नूरजहां जी से क्या खास संबंध था? मेरा संबंध तो वैसे नहीं था। जब पहले उनकी फिल्म आई तो मैंने उनको सुना था खानदान में, तब से मुझे उनका गाना अच्छा लगता था। उसके बाद एक फिल्म बनी थी बड़ी माँ जी, और मैं उस वक्त प्रफुल्ल पिक्चर्स में काम करती थी, फिल्मों में छोटे छोटे रोल। तो शूटिंग के लिए वो कोल्हापुर आई थी जी। तो कोल्हापुर में मास्टर विनायक के यहाँ मैं थी, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। तो मास्टर विनायक ने कहा कि नूरजहां जी, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, 14 या 15 साल की थी। तो उन्होंने कहा सुनाओ बेटा। तो मैंने उनको एक दो गाने सुनाए, कुछ क्लासिकल सुनाया, तो वो बहुत खुश हुई। कहने लगे दिल लगा के रियाज करो, अल्लाह तुमको बहुत कामयाबी देगा। फिर बाद में मेरा उनका मिलना नहीं हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान चली गई। पर एक बार मैं उनको वाघा बॉर्डर पे मिली थी। अब मुझे साल याद नहीं है, पर वहाँ जाके हमने उनसे मुलाकात की थी और काफ़ी देर बात हुई। बाद में फिर मैं उनको अमेरिका में मिली, लंदन में 4-5 बार मिली, अभी हाल में जब उनका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद। और अभी कुछ दिन पहले मैंने उनसे कराची में बात की। तो अभी भी उतना ही प्यार है, वही पुराना रिश्ता, संबंध चलता आ रहा है। लता जी, शुरू के आपके दिन काफी संघर्ष के थे जी। और आप बहुत ही छोटी थीं जब आपके पिताजी का देहांत हो गया। और सुनने में ये आता है कि उनके देहांत के कुछ ही दिन बाद आपको पूरे अपने शो का मौका भी नहीं मिला, आपको स्टेज पे जाकर नाटक करना पड़ा। क्या यह बात सच है? जी नहीं, मैं उनके देहांत के बाद 1-2 महीने के अंदर मैंने नवयुग फिल्म में काम शुरू किया और उसमें मैंने एक हीरोइन की बहन का रोल किया था। तब मैं 13 साल की थी और स्नेह प्रभा प्रधान करके बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, उनकी बहन का रोल किया था और 1-2 गाने भी थे उसमें मेरे।
तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि फिल्मों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हम 5 भाई बहन, मतलब एक भाई मेरा और 4 बहनें, माँ, तो इनको सबको देखना पड़ता था। तो फिर हम लोगों ने पूना में, हमारा एक घर था छोटा सा, वो बेच डाला और एक दूसरे मकान में हम लोग किराए के गए और फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया। एक फिल्म खत्म होने के बाद फिर मैं कोल्हापुर चली गई और कोल्हापुर में मैंने मास्टर विनायक के यहाँ प्रफुल्ल पिक्चर्स में मतलब नौकरी कर ली। सुबह से शाम तक हम लोग जाते थे और उनकी जो फिल्में बनी उस वक्त, उसमें मैं छोटे छोटे रोल करती थी। मगर उन दिनों की मेहनत का जो सबसे बड़ा मकसद क्या था? अपने 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 परिवार की परवरिश या संगीत की? नहीं, बिल्कुल परिवार को संभालना बहुत ज़रूरी था। मेरा भाई उस वक्त बहुत बीमार था और उन सबको देखना मेरा एक कर्तव्य सा था। फिर आप मुंबई आई और सुना जाता है कि आप लोकल ट्रेन से दूर दूर आपको रोज स्टूडियो जाना पड़ता था। सही बात। और सुना है कि ट्रेन के सफर में आपका दिलीप कुमार से भी मुलाकात हुई। वो भी अपना करियर शुरू कर रहे थे। आपका उनसे इतना पुराना संबंध है, वो क्या तभी का है और कैसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई थी ट्रेन में। उस वक्त क्या था कि सभी लोग ट्रेन में जाया करते थे, मतलब अनिल विश्वास, मैं और वो एक दिन थे। तो अनिल विश्वास जी ने कहा कि यूसुफ, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। तो कहने कहाँ की है? तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्रियन है। तो उन्होंने कहा अरे फिर इनके तलफ़ुज़ कैसे होंगे? तो वो दिन मुझे ऐसे याद रहा कि मैं घर आके मेरे एक पहचान के थे शफ़ी करके, उनको मैं भाई कहती थी। मैंने उनको कहा कि मुझे उर्दू पढ़ने का शौक़ है, मैं सीखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ऐसे गाने आएंगे जिसमें मुझे उर्दू की ज़रूरत होगी। चूँकि उस वक्त तो मेरे तलफ़ुज़ बिल्कुल मराठी, मतलब पता चलता था कि महाराष्ट्रियन है। फिर मैंने सीखना शुरू किया और आप शायद आपको याद होगा, जिया सरदी करके थे, वो बड़ी माँ में लिख रहे थे और वो कोल्हापुर आए थे। तो मैं उनसे जब बात करती थी तो वो हमेशा कहते थे कि बेटा ज़रा अपने तलफ़ुज़ ठीक करो। तो मैं उनको कहती थी कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ और यहाँ कोल्हापुर में मैं क्या मेरा तलफ़ुज़ ठीक करूँगी? तो कहने लगे हम आपको बताया करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से मैंने थोड़ी सी उर्दू पढ़ना शुरू की, हिंदी भी पढ़ी मैंने जी। और साथ साथ फिर काम भी चलता था। तो मैं सुबह समझिए मैं 5 साढ़े 5 बजे उठती थी, थोड़ा सा रियाज करके और फिर तैयार होके मैं निकल जाती थी घर से। पैदल मैं स्टेशन जाती थी, वहाँ से ट्रेन पकड़ के मैं फिर दूर दूर तक जाना पड़ता था, अंधेरी और गोरेगांव वगैरह। तो ज़्यादा काम होता था मालाड में और इस तरह काम शुरू हुआ। लता जी, एक ज़माना था जब आप रसिक बलमा जैसे गीत और शंकर जयकिशन जी के और आर.डी. बर्मन के, और ये भी ज़माना है कि आप मणि रत्नम का जो एक गाना है दिया जले, वो भी गा रही हैं। उन गानों में और आजकल के गानों में अहम फ़र्क क्या है? फ़र्क तो ये है कि उस वक्त जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, बहुत सारे थे, सबका एक स्टाइल था अलग, लिखे हुए गाने भी अच्छे आते थे और मुझे लगता है कि उतना ध्यान आजकल कोई देता नहीं। और ये चेंज सिर्फ म्यूजिक में नहीं है। आप थोड़ा सा देखिए तो वो ज़माना था जब फिल्में बनती थी, महल बना या जैसे अंदाज थी, या जिसमें मेरे गाने थे, मदन मोहन जी थे, नौशाद साहब हैं, या खयाम या शंकर जयकिशन वगैरह। तो हर आदमी, हर म्यूजिक डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल था और बेस क्लासिकल म्यूजिक का डेफिनेटली होता था। आज वो बातें कम हुई है
ज़्यादा ये होता है कॉपी, इसका उसका। ये बात मैं ज़रूर मानती हूँ कि रहमान इसमें कुछ अलग म्यूज़िक दे रहे हैं, पर आप देखेंगे कि फिल्मों के हीरो हीरोइन मारना पीटना, मतलब इस तरह के सब सीन, मतलब विलन और ये आया उसने मारा, वो पहले होता और नहीं लोगों था। की पसंद भी बदल गई है, बहुत बदली है, पर पसंद बदलने वाले हम हैं। हमने उनकी पसंद को खराब किया है। लता जी आपको 50 साल से ज्यादा हो गए हैं गाते, 57 साल हो गए जी, और इतनी शैलियों में गाया है और इतने हजार गाने गाए हैं कि शायद ही दुनिया में किसी ने गाए हों। अब आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ गाने को बाकी रह गया है? देखिए, कोई भी कलाकार होता है ना, वो अगर ये सोचे कि गाने के लिए कुछ बाकी रह गया है, तो समझिए फिर वो वही खत्म हो जाता है उसको। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि आप जितना गहरा जाएंगे उतना ही वो गहरा और मिलेगा आपको, तो इसका कोई अंत नहीं है। मेरे हिसाब से ये प्यास रहनी चाहिए कि अब मुझे और कुछ करना है, तभी जाके वो कलाकार बन सकता है। और मेरा है वो कि मैं मुझे कभी अंदर से पूरा समाधान नहीं होता है कि मैंने जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है। आपने गैर फिल्मी गाने बहुत गाए हाँ, हैं, बहुत गीत गाए हैं, गालिब की गजलें गाई हैं, हाँ। मीरा के भजन गाए हैं, इतनी जुबानों में गाने गाए। आपको कोई ऐसे प्रकार का संगीत है जिसे गाने में कोई खास शांति या इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है? जी हाँ, जैसे मैंने भगवत गीता के 3 चैप्टर किए हैं, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह मीरा भजन, वो मेरे बहुत ही करीब की चीज़ है कि मीरा भजन मैं जब भी मेरे सुनती हूँ मुझे अच्छा लगता है। जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भजन मेरा थोड़ा सा प्रिय विषय है जो मुझे अच्छा लगता है जी। और क्लासिकल म्यूजिक सुनती है? बिल्कुल, और क्लासिकल सुनना मुझे उन्हीं लोगों का अच्छा लगता है जैसे बजाने वालों में पंडित जी हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, या विलायत खां साहब हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब, पंडित जसराज जी हैं, भीमसेन जी हैं, ये सब लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लता जी, कभी कभी ये कहा जाता है कि मंगेशकर बहनें गाने के सिलसिले में, खासकर प्लेबैक सिंगिंग में इतनी देर से छाई हुई है कि नए गाने वालों को मौका नहीं मिला। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना, कई बार ऐसे होता था कि मैं बाहर चली जाती थी या मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, तो लोग 2-2 महीने मेरा वेट करते थे। 1-2 तो मुझे ऐसी बातें मालूम है कि लोगों ने अपने सेट तोड़ दिए कि भाई लता आएगी, गाना होगा, तब हम लोग फिर से सेट लगा के गाना करेंगे। तो ये ऐसा हमें कोई करने की जरूरत नहीं महसूस हुई। जी जी। और उस वक्त के जितने हमारे साथ गाने वाले थे वो पूरा गाते थे। जैसे अब लड़कियों में गीता दत्त अपने स्टाइल का बहुत गाती थी, शमशाद बेगम भी बहुत गाती थी जी, ऊंचे सुर पे थे। हाँ, मतलब उनका एक स्टाइल था, उनको गाने मिलते थे, हम उन साथ भी गाते थे। और नई पीढ़ी के नौजवान, नई पीढ़ी के अभी जो आए हैं उनके साथ भी हम लोग गाते हैं। पर क्या हुआ है कि अभी मैंने तो काम बहुत कम कर दिया है। जब हमारा काम ज्यादा था तो और मैं इसमें एक तरह से मेरा अपमान समझती हूँ कि मैं किसी म्यूजिक डायरेक्टर को ये कहूँ कि नहीं मुझे ये गाना चाहिए, आप किसी और से, नहीं, ये मैंने कभी नहीं किया। लता जी, आप अपने भाई बहनों के साथ बहुत खास आपकी करीबी रही है। जी हाँ। मगर कुछ सालों से, काफी सालों से मीडिया ने ये काफी बढ़ा चढ़ा दिया है कि आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच में राइवलरी है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कोई राइवलरी नहीं है। और हम लोग साथ रहते हैं, बल्कि हमारा जो फ्लैट है उसको अंदर से दरवाजा है। आशा का बेडरूम और मेरी सिस्टर का बेडरूम, उसके बीच में एक दरवाजा हमने बनवाया जिससे वो आते जाते रहते हैं।
हमारे आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। लता जी, कौन सी ऐसी जिंदगी की छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको खास प्लेजर देती हैं, जैसे कि क्रिकेट हुआ, या खाना बनाना हुआ, या सुना है कि लंदन शहर से भी आपका लगाव है? जी हाँ, मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाके। खास तौर पे मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ का जो वेदर है ठंडा मुझे अच्छा लगता है। गर्मी से मैं बहुत घबरा जाती हूँ। और जहाँ तक खाना बनाने का सवाल है, मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं खुद ही बनाती हूँ। मुझे शौक है, फोटोग्राफी का बहुत शौक था। अभी मैंने ज़रा बंद कर दिया है, नहीं तो मुझे वो भी एक शौक था। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने अपनी निजी जिंदगी को बहुत कोशिश से छुपा रखा है, इसकी क्या वजह है? इसकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरी आवाज़ ही पहचान है, और तो कुछ नहीं है। हर इंसान की निजी जिंदगी जो होती है वो उसकी अपनी होती है। एक बात ज़रूर है कि मुझे बार बार मतलब टीवी के सामने आना या बात करना, इन सब चीज़ों से मैं ज़रा दूर रहती हूँ। फिल्मों में भी हमारे जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं वहाँ भी मैं कम जाती हूँ। तो लोग समझते हैं कि मैं बहुत घमंडी हूँ, नहीं जाती हूँ कहीं, पर ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत थोड़ी घबरा सी जाती हूँ, मुझे परेशानी होती है। स्टेज शो पे भी मेरा ऐसा ही होता है। और मेरी निजी जिंदगी तो ऐसी कुछ है नहीं कि आपको आध्यात्म से भी काफी लगाव हो गया है, और ये गहरा। हाँ जी हाँ, और ये मुझे बचपन से ही है समझिए। और गाने की वजह से मुझे वो और ज़्यादा महसूस होता है। मैं संस्कृत का भी थोड़ा अध्ययन मैंने किया है, उससे भी मुझे बहुत लगाव है। और भगवान में मैं बहुत विश्वास करती हूँ जी। पूजा पाठ मेरा बहुत होता है। लता जी, आप कैसा चाहेंगी कि लोग आपको कैसे याद करें? ये तो मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे ऐसे याद करें कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी बुरा किया नहीं, और अपने गाने के जरिए देश की सेवा करने की कोशिश की। कितनी की वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं फिल्मों में गाती हूँ, पर इसके अलावा मैं बता नहीं सकती हूँ कि, पर इच्छा बहुत है। लता जी, आपका हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पद्म विभूषण मिलने पे एक बार फिर मुबारकबाद। बहुत बहुत